अरे वाह, मेरे पास है पेपर। क्यों ना आज ओरिगेमी एरोप्लेन बनाया जाए। बस बन ही गया। ये लो, बन गया एरोप्लेन। अब मैं बन गई क्राफ्ट्स वुमेन। बस थोड़े से मुझे टूल्स मिल जाएं, कुछ इक्विपमेंट अच्छे खासे मिल जाएं, तो फिर मैं बन जाऊंगी क्राफ्ट्स मैन। तो फ्रेंड्स, आप भी आज सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही थी। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं हमारे आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये कंपनी बहुत सारे ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की, और इसके आईपीओ के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं जिन्हें आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि है व्हाट कंपनी इज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, टॉक ऑन नंबर्स। ऑब्वियसली बिना नंबर्स पर बात किए हम कैसे जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम इंडस्ट्री और इकोनॉमी का एनालाइज करेंगे, पीयर्स का कंपैरिजन करेंगे, और अंत में आपको आईपीओ की डिटेल्स दूंगी। बट इतना ही नहीं, आखिर में जाके एक आपके लिए मैं छोटा सा होमवर्क भी लेकर आई हूँ, जो आपको तब मिलेगा जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंपनीज बैकग्राउंड। तो अगर हम बात करें कंपनी की बैकग्राउंड की, तो फ्रेंड्स ये कंपनी 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिसाइज कंपोनेंट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है इन कंपोनेंट्स को। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है और फिर मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी फेमस है फॉर इट्स सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स, जो कि ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं। इसके अलावा ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में पार्ट करती है, ऑपरेट करती है। जैसे आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिव पावर ट्रेन, ऑटोमेटिव एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग डिवीजन है, जिसमें बहुत सारे हम इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। इसमें मेन जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मैरीन इंजन्स, क्रेन किट्स, गेयर बॉक्सेस, लोकोमोटिव इक्विपमेंट, स्टोरेज सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल गेज, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है वो अपने आगे कंपनीज को देती है। इसके अलावा इस कंपनी के बाद 12 स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी इसके कुछ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड कस्टमर बेस के बारे में, जो शायद आपने नाम अपने रोजाना जिंदगी में सुने ही होंगे। इसमें हमारे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे आगे चलकर इस कंपनी के कुछ जो हमने पॉइंट्स बताए थे ऑटोमेटिव के बारे में। ऑटोमेटिव में आता है पावर ट्रेन एंड अदर्स। जैसे कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं। सिलेंड्रिकल हेड बनाती है, कैम शाफ्ट्स बनाती है और बेयरिंग कैप बनाती है। इस कंपनी के पास हाईली इंजीनियर्ड और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, जिससे ये परफॉर्मेंस या यूजर की परफॉर्मेंस है उसे एडवांस कर सकती है। इसके अलावा ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिव पावर ट्रेन में इंक्लूडेड हैं, जिसमें ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए और ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए भी। इसके अलावा ये कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, प्लस असेंबली भी करती है, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं आपके सीएनसी मशीनिंग, लेज़र हीट ट्रीटमेंट आता है, आपका हॉर्निंग आता है, ग्राइंडिंग असेंबली, टेस्टिंग एटसेट्रा, जिसमें आपका फिनिशिंग भी आएगा। तो यानी कि हम देख सकते हैं कि ये कंपनी अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को लेकर के चलती है। अब हम आगे बात करेंगे इस कंपनी के ऑटोमेटिव, जिसमें आता है हमारा एल्यूमिनियम एंड अदर्स। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाती है जो हाईली इंजीनियर्ड होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है क्रैंक केस और सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स। ये कहाँ पर यूज होते हैं? ये यूज होते हैं 2 व्हीलर्स में, इंजन एंड स्ट्रक्चरल पार्ट्स में, जो पैसेंजर्स व्हीकल होते हैं वहाँ पर यूज होते हैं। गियर बॉक्स हाउसिंग में यूज होते हैं, जो कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं। और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गियर बॉक्स हाउसिंग, जो कि हर हैवी कमर्शियल व्हीकल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स मिल रहे होंगे। तो जो ऊपर वाला है हमारा दिस वन, दैट इज हाई प्रेशर डाई कास्टिंग,
और नीचे है दैट इज लो प्रेशर डाई कास्टिंग। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट्स है ये अपने आगे कंपनीज को आगे सेल ऑफ करती है। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट जिसमें ये कंपनी डील करती है, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। इसमें भी देखिए, इसमें भी आगे बहुत सारे जो कैटेगरीज हैं उनमें ये डिवाइड की जाती है। इसमें ये गियर एंड गियर बॉक्सेस प्रोवाइड करती है, शील मेटल फैब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, एसपीएम मैन्युफैक्चरिंग करती है, टूल रूम, मोल्ड बेस, पावर ट्रांसमिशन, ऐसे कुछ सर्विसेज है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अपने कस्टमर्स को ये सप्लाई करती है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या ये कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस कंपनी की 7 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं प्लस इसकी 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ, आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख जाएंगी मेन सिटीज़ हैं जो इंडिया की जो ये कवर करता है, प्लस 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, यानी कि बहुत अच्छे एरिया में ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के सर्टिफिकेट्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कंपनी का जजमेंट जब हम कभी भी लगाते हैं ना, तो एक फैक्टर होता है अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, जो कि हम आमतौर पर अगर नॉर्मल भाषा में भी देखें, अगर स्कूल में किसी बच्चे को अवार्ड मिलता था तो हम सोचते थे कि ये बच्चा इस फील्ड में ये अच्छा है। सिमिलरली अगर इस कंपनी को भी अवार्ड्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। जो इनके डायरेक्ट सर्टिफिकेट्स हैं मैंने सामने लिस्ट दिखिए, आपको दिखेंगे। ISO सर्टिफाइड है, AEO सर्टिफाइड है, एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी को टाटा मोटर्स से काफ़ी बार अवार्ड मिले हुए हैं, और जितने भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में कुछ भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो यहाँ पे ये कंपनी अपना अवार्ड लेना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो कॉम्बेटोर में है। इसके अलावा इस कंपनी के 12 प्लांट्स हैं, जिसमें इंक्लूड है 10 सैटेलाइट यूनिट्स जो अक्रॉस इंडिया में है। टोटल बिल्डअप इसका एरिया जो है वो 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी अपने जो प्रोडक्ट्स है उन्हें एक्सपोर्ट करती है डेवलप्ड नेशंस को, जैसे हमारा US हो गया। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 12 इसके प्लांट लोकेशंस है, जैसे कि हमने बात किया। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था वो 1810 करोड़ रुपीस था, प्लस इसका एबिटा इन द सेम ईयर 427 करोड़ था। 47% इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ इसकी स्ट्रेंथ को भी डिस्कस करेंगे। ये जो कंपनी है जो भी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव का यहाँ पे मतलब होता है कि इट्स नॉट सिंपल, बहुत एडवांस्ड और हाईली डेवलप्ड ये सॉल्यूशंस जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। सेकेंडली, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिन्हें बनाना कोई आम व्यक्ति जो है उन्हें नहीं बना सकता, और बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा इस कंपनी का खुद का स्ट्रॉन्ग इन हाउस प्रोसेस है और प्रोडक्ट डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ हैं। यानी कि देखिए, अगर कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रही है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका प्रॉफिट होता है वो खुद ही अर्न कर लेती है, जो वो पैसा तीसरी पार्टी को देगी। तो यहाँ पर ये बचत करती है उन पैसों की। इसका खुद का R&D डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हर प्रोसेस को वेरीफाई किया होता है, हर तरह के वो स्टेजेस पर निकलता है और फिर उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके अलावा इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं विद डोमेस्टिक एंड ग्लोबल OEMs। अब आप भी इस टर्म को लेकर थोड़े से कंफ्यूजिंग हो गई, ये टर्म होती क्या है, इतना बड़ा वर्ड है वो प्रभ ने आज कहाँ पर दे दिया, तो मेरे को भी नहीं पता था। तो मैंने फटाफट से गूगल किया तो मुझे पता लगा कि OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जैसे टर्म ही बोलता है कि ओरिजिनली मतलब कि इसी कंपनी ने उसको बनाया था, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया था। अब ऐसी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो क्या करती हैं कि किसी थर्ड पर्सन से, किसी आगे कंपनी से प्रोडक्ट्स ले लेती हैं। जैसे हमने अभी बात की थी टाटा मोटर्स, ये कंपनी टाटा मोटर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। अब टाटा मोटर्स क्या करती है कि इनके प्रोडक्ट वहाँ से ले लेती है और उन प्रोडक्ट्स को खुद ही मार्केट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर OEM यानी कि ये खुद ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स जो है वो थर्ड पार्टी जाकर मार्केट करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ OEM, यानी कि ऐसी कंपनी है जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाती है किसी और कंपनी के लिए, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से मार्केट में ब्रांडिंग करती है।
इसके अलावा इस कंपनी के पास एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, 33 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट हमें पता ही है कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, कुछ भी गलत ऑपरेशंस के चांसेस भी यहाँ पे कम होते हैं। तो नेक्स्ट इज कि इस कंपनी की जो, जैसे ही मैंने अभी बोला कि अगर इसका फुटप्रिंट अच्छा है, अच्छे कदमों पे चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस्ड होगी, राइट। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वो है हमारी कि इस कंपनी के नंबर्स क्या बोलते हैं। नंबर्स पर ध्यान देना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी कि इनके नंबर्स क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने 4 साल लिए और 4 सालों में मैंने कुछ क्राइटेरियाज लिखे हैं। टोटल एसेट्स, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक कंपनी का एसेट्स जानना बहुत ज़रूरी है, उसका रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट टैक्स कटने के बाद कितना आता है। तो शुरुआत करेंगे हम 2018 से। 2018 में द पिंक वन इज़ योर एसेट्स, द ब्लू वन इज़ योर रेवेन्यू एंड द न्यूडेस्ट शेड इज़ योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इन 31 मार्च 2018 इस कंपनी का टोटल एसेट्स थे वो थे 19,994 मिलियन। वहीं पर ही 2019 में इस कंपनी के जो एसेट्स थे वो थे 23,253 मिलियन और 31 मार्च 20 को थे 23,031। सिमिलरली 31 मार्च 20 को थे इनके 23,000 मिलियन के अराउंड। और वहीं पर ही आफ्टर 5 मंथ्स हमने देखा कि 30 सितंबर 2020 को इनके थे 21,681 करोड़। तो आफ्टर 5 मंथ्स हमने देखा कि 30 सितंबर 20 को थे इनके 21,600 समथिंग मिलियन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शुरुआत है वो 19,000 मिलियन से हुई थी 2018 में और 20 में ये थी 23,000 मिलियन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एसेट्स का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर इनका बड़ा है। उसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 18 में था इनका रेवेन्यू 15,228 मिलियन और वहीं पर ही 2020 में इनका आ गया था 15,000 मिलियन, ठीक है। और वहीं पर ही 30 सितंबर 2020 को था इनका 5,365 मिलियन। तो यानी कि यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू है वहाँ पर हमें कमी देखने को ज़रूर मिली है। अब रेवेन्यू देखिए अगर कम हुआ है तो इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जो पहला रीज़न है कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इतना सारा डाउनफॉल गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोरोना। लॉकडाउन के कारण जो 61 डेज़ का लगातार पेंडेमिक सिचुएशन के कारण इंडिया में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद मल्टीपल फेजेस थे लॉकडाउन के भी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो वहाँ पर लॉस में आया था। सिमिलरली 31 मार्च 2018 को जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 300 मिलियन और वहीं पर ही अगर हम 2020 की बात करें मार्च में तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 410 मिलियन। तो प्रॉफिट में इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं किया है, हम देख सकते हैं कि 100 मिलियन का हुआ है, बट स्टिल पेंडेमिक सिचुएशन के कारण भी अगर इस कंपनी ने इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है, विद इन 2-3 ईयर्स भी इसने अच्छा किया है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे एटलीस्ट ये लॉसेज में नहीं गई है, जो कि एज कम्पेयर टू हमने अदर इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिव की देखा था कि लॉसेज में वो आई थी। तो इस कंपनी में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस। We are going to talk about some of its fundamentals. Parameters हमने यहाँ पे किया हुआ है मार्केट कैप, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग्स, बुक वैल्यू, प्राइस बुक, ROCE, फेस वैल्यू, हमने ऐसे कुछ टर्म्स यहाँ पे ली हुई हैं। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर था 18.21, वहीं पर इसका बुक वैल्यू जो था वो 363.64 था, ROCE था 11.69% पर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट तो इज़ ओके, मतलब कंपनी वी कांट से कि बहुत अच्छी है क्योंकि ऑटोमेटिव सेक्टर की हम बात कर रहे हैं और इनके मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिव में ही हैं, जो उसका मेन प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिव में ही है। तो इसीलिए ये देखने को थोड़ा सा वो होता है कि दिस कंपनी कुड हैव डन बेटर, बट ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन जो इसके रिजल्ट्स थे वो थोड़े अच्छे नहीं आए। अगर इसका EPS 18.21 रुपये पर भी है, इवन इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि कंपनी फिर भी इज ओके देन द अदर ऑटोमेटिव सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम इस कंपनी के रेवेन्यूज को चेक करेंगे अलग अलग सेगमेंट में। तो अगर हम बात करें पावर ट्रेन एंड अदर्स की, वहाँ पर इस कंपनी ने 1,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 2019 में जनरेट किया था
और हर साल इस सेगमेंट में इसकी ग्रोथ हमें 16% देखने को मिल रही है। वहीं पर ही एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में इस सेगमेंट में इसने 300 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था 2019 में, और यहाँ पे हर साल हमें 31% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग में ग्रोथ हमें 24% की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमें रेवेन्यू देखने को मिला है वो लगभग 500 करोड़ देखने को मिला है इन द ईयर 2019। सो नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम कि हम अपनी अगली स्लाइड पर जाएं। यहाँ पर हमने किया है पेयर एनालिसिस। देखिए, पेयर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि स्कूल में हम क्या करते हैं, अगर हमने एक बच्चे को एग्जाम दे दिया और बच्चे के 60% मार्क्स आ गए, तो ये कौन है कि बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है या बहुत अच्छा है, जितनी देर तक कि हम उसका बाकी बच्चों से वैल्यूएशन ना करें, जितनी देर तक उन बच्चों का परफॉर्मेंस का पता ना लगे, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर रैंक नहीं कर सकते। वैसे ही जब हम स्टॉक मार्केट में, चाहे किसी आईपीओ में या किसी हम शेयर में भी इन्वेस्ट करें, तो हमें पेयर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, बीएसई और एनएसई एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगी, तो ये अपने कुछ इंडस्ट्री पीयर्स को ज्वाइन करेगी, जिसमें भारत फॉर्ज लिमिटेड, जिसका इस टाइम पे शेयर का प्राइस चल रहा है 625.80 पैसा, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ₹1397, जमुना ऑटो लिमिटेड 70 रुपीज़, महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव 171.95 पैसा। अब आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने रेड मार्क क्यों किया, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे जा रहा था अभी अपनी परफॉर्मेंस से। आई थिंक अराउंड ₹4 ये था जो नीचे जा रहा था। मिंदा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये 540 पर है, जो कि अभी भी नीचे आ रहा है। सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड जो कि अभी 730 रुपीज़ पर चल रहा है, और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स लिमिटेड जो अभी 594 रुपीज़ पे चल रहा है। देखिए, इनमें से, इन पीयर्स में से रामकृष्ण फॉर्जिंग्स है, इसका सबसे हाईएस्ट पीई रेशियो है, वो है 181.89 का। वहीं पर ही महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव का सबसे कम है, उसका पीई रेशियो है 17.40। तो एक एवरेज इंडस्ट्री इन ऑटोमेटिव सेक्टर, उसका पीई रेशियो 72.7 होता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी इस क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का कितना पीई रेशियो है, तो इनका पीई रेशियो जो अभी चल रहा है दैट इज 74, यानी कि एवरेज से ये ऊपर है। अब हम लेंगे इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स। आईपीओ ओपन हो रहा है March 15 को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 17 मार्च को, यानी कि सिर्फ 2 दिन के लिए चलेगा। इसका प्राइस, एक शेयर का प्राइस होगा 1488 से लेकर 1490 तक। मार्केट लॉट होगा 10 शेयरों का, यानी कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,980 रुपये की या 15,000 तक की आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। वंस द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, ये आईपीओ बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगा। इसका इशू साइज अभी 55,02,801.61 चल रहा है, एग्रीगेटिंग अप टू 824.70 करोड़। फ्रेश इशू की अगर हम बात करें तो वो 10 लाख इक्विटी शेयर्स का है। इसका जो ऑफर फॉर सेल है वो 41,000 इक्विटी शेयर्स का चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि आईपीओ लिस्ट हो चुका, बिडिंग हो चुकी है, अब इसके बाद क्या होगा। बिडिंग होने के बाद ये अलॉटमेंट का जो डेट है दैट इज 22 मार्च, 22 मार्च को आएगा। रिफंड्स इनिशिएट होंगे 23 मार्च को ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। अगर आपको ये अलॉट हो जाते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आएंगे 24 मार्च को, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और आईपीओ स्टॉक मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाएगा 25 मार्च को। तो आपको बीएसई और एनएसई में ये 25 मार्च को दिखेगा। अब हम चलते हैं इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। देखिए, हर आईपीओ का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। इस आईपीओ के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज टू मेक रीपेमेंट या प्री पेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग फुली और पार्शली। तो जो इस कंपनी ने दूसरी कंपनी से उधार लिए हुए हैं वो ये पे करना चाहती है, चाहे वो पार्शली हो या वो फुली हो। इसके अलावा ये कंपनी प्री पेमेंट करना चाहती है, यानी कि पहले से ही अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर्स को ये पेमेंट करना चाहती है, चाहे क्यों ना वो आधे में हो, चाहे क्यों ना वो पूरे में हो। इसके अलावा इस कंपनी को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। अगर इसमें से इसको कुछ पैसा बच जाता है आफ्टर रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट, तो ये पैसा अपने पर्पसेस को यूटिलाइज करने में यूज करेगी। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर की। इस कंपनी के प्रमोटर हैं श्रीनिवासम रवि, जो कि इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके मुताबिक जो फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2018 था, बहुत ही इवेंटफुल ईयर था। और ये क्यों था, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत सारे चैलेंजेस थे उन्हें मीट किया था। जब जीएसटी आया था और स्ट्रॉन्ग सेल रेट हुआ था, तब इनका 35% का नेट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ओवर 2016 टू 2017। उसके अलावा इनका एबिटा जो है वो सर्ज हुआ था 24% पर। तो
तो यानी कि इस कंपनी ने अच्छा खासा किया है। रेस्ट इनके मुताबिक जो है कुछ कंपनी में लॉसेस भी देखने को हमें मिले थे, 18% के हमें लॉसेस देखने को मिले थे इन दी ऑटोमेटिव सेक्टर। इसके अलावा इनके बहुत सारे रीजंस थे कि इन्हें ऑटोमेटिव सेक्टर यानी कि जहाँ पर ये ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे थे वहाँ पर उन्हें लॉसेस देखने को मिले थे। 25% इन्हें कमर्शियल ऑटोमेटिव में भी देखने को मिला था, एंड दैट इज़ बिकॉज कि कोरोना के कारण हर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ा था, किसी में कम पड़ा था, किसी में ज़्यादा पड़ा था। फार्मास्यूटिकल जो थी वो डिमांड में थी क्योंकि FMG कंपनी है इसलिए डिमांड में थी, बट हाँ इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिमांड में भी रहे हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना सिचुएशन शायद वो मार्केट में इतना बूस्ट नहीं हो पाए हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ बिट ऑफ होमवर्क जो कि आपको ध्यान से करना है और मुझे इसका आंसर जो है आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स सी इसको कौन विन करेगा। आपका होमवर्क है द डिक्लाइन इन टू व्हीलर्स एंड PV वॉज 18%। कमर्शियल व्हीकल्स में कितना हुआ था? ट्रैक्टर्स में तो हमें पता है कि 10% हुआ था। सो नाउ आपको आंसर वीडियो में भी मिलेगा, अगर नहीं मिलता है जस्ट गूगल इट। ओके फ्रेंड्स, अब बाय। आई होप कि आपको मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा और इम्प्रूव करूँ, थोड़ी सी और चीज़ें इसमें लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिख के बताइए, बिकॉज आपका हर एक इंसान का जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।